नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। आज वाराणसी प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। वाराणसी में पीएम के आगमन की तैयारियों का जायजा लेंगे, जनसभा स्थल का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, श्री राम मंदिर के जीर्णोद्धार का शिलान्यास करेंगे, साथ ही साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर धाम का दौरा करेंगे और निषाद राज जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। साथ ही साथ प्रयागराज में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज ये कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी का। वाराणसी और प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। वाराणसी में पीएम के आगमन की तैयारियों का जायजा वो लेंगे, साथ ही साथ जनसभा स्थल का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें आपको कि सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और श्री राम मंदिर के जीर्णोद्धार का शिलान्यास करेंगे और इसी के साथ काशी विश्वनाथ में भी पूजा अर्चना करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी और प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले, पूरा कार्यक्रम आज उनका क्या रहेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है। वाराणसी में श्री राम मंदिर के नव निर्माण की शिला रखेंगे। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर रहेंगे, जो कि जहां पर प्रधानमंत्री की जनसभा होगी वहां पर जाएंगे, मदईगंज मैदान में जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री की रैली होनी है और जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसको लेकर तमाम जो अधिकारी उनके साथ बैठक करेंगे सर्किट हाउस में। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई। लगभग 2500 करोड़ से ज्यादा का जो आधारशिला है वो रखा जाएगा 11 अप्रैल को, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वाराणसी दौरे पर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से आने से पहले जो तमाम तैयारियां हैं उनका जायजा लेने खुद पहुंचेंगे। इसी तर्ज पर आज 3 बजे के बाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उससे पहले प्रयागराज जाएंगे, जहां पर निषाद राज समाज को संबोधित करेंगे, क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने परेड ग्राउंड से निषाद राज समाज को कहा है कि प्रयागराज की धरती निषाद राज की गुफा है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम है आज प्रयागराज में भी रहेंगे। इसको लेकर क्योंकि लगातार जो निषाद समाज है, मछुआरा समाज जो उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो प्रयास है वो कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना हो या मुख्यमंत्री मत्स्य योजना हो या फिर जो तालाब में जो मछलियां पाली जाती है उसको लेकर भी तमाम जो योजनाएं हैं, तालाब योजना, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मछुआरा समाज के लिए चला रहे। तो कहीं ना कहीं लगातार, क्योंकि ऐसे में 2027 में चुनाव है, उसको लेकर भी जो तमाम तैयारियां हैं वो अभी से शुरू कर दी गई, चाहे वो काशी के दौरे पर हो या प्रयागराज के दौरे पर है, क्योंकि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मछुआरा समाज को। तो ऐसे में एक पार्क है उसका भी शिलान्यास रखा जाएगा, जिसे मछुआरा गुफा कहा जा रहा है, उसका शिलाधार रखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगभग 2 से 3 घंटे प्रयागराज नगरी में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहीं पर मछुआरा समाज को भी संबोधित करेंगे, निषाद राज समाज को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार मछुआरा समाज, निषाद राज समाज को संभालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है ओबीसी समाज अगर आपने संभाल लिया तो 2027 में आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीति है वो जरूर शुरू हो गई है 27 के चुनाव से पहले। इसी तर्ज पर लगातार प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। विवेक, सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे, उस बैठक में क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हो सकती है या रणनीति बनाई जा सकती है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, तो उससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी जाएंगे, जहां पर काशी विश्वनाथ में पूजा करेंगे विधि विधान से। उसके बाद सर्किट हाउस में बैठक भी करेंगे, क्योंकि तमाम जो तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के आने से पहले, चाहे वो रोड डाइवर्जन का हो या फिर परेड ग्राउंड में जिस तरह से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है तमाम उन चीजों को भी लेकर, क्योंकि ऐसे में संघ प्रमुख का भी दौरा है काशी में, क्योंकि संघ प्रमुख काशी भी जाएंगे आज, क्योंकि 100 वर्ष होने वाले हैं विजयदशमी के दिन। तो कहीं ना कहीं संघ प्रमुख से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तमाम जो तैयारी है, क्योंकि जो साहित्य कार्यक्रम है संघ का वो जरूर आज से शुरू हो जाएगा, क्योंकि संघ प्रमुख रहेंगे काशी में, क्योंकि हर घर, हर गांव, हर बस्ती योजना चलाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि 100 साल पूरे होने वाले हैं आरएसएस को। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार मोहन भागवत भी काशी विश्वनाथ में रहेंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाजमी है कि जो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर बैठक करेंगे।
करेंगे, क्योंकि अब प्रधानमंत्री का भी दौरा है, संघ प्रमुख का भी दौरा है, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है। इसको लेकर इसीलिए जो बैठक है वो जरूर अधिकारियों के साथ की गई, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था को हो या, क्योंकि ऐसे में जो श्रद्धालु है वो काशी पहुंचते हैं पूजा पाठ दर्शन के लिए, क्योंकि ऐसे में जब काफी वीआईपी मूवमेंट होता है तो ट्रैफिक लग जाता है और जो लोग हैं वो परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो चीज है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। जी ठीक है विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। खास तौर पर पश्चिमी यूपी में जाट वोटरों को साधने की कोशिश हो रही है। गाजियाबाद के नेहरू नगर में आरएसएस और बीजेपी के समन्वय बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी अपनी पकड़ को और मजबूत बनाना चाहती है। इस इलाके में जाट समुदाय के वोटरों की बड़ी संख्या है, जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। इस रणनीति के तहत बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिलकर एक समन्वय बैठक की, जो गाजियाबाद के नेहरू नगर में सरस्वती शिशु मंदिर में हुई है। इस बैठक में कई बड़े नेता और पदाधिकारी शामिल हुए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने इस इलाके में अपनी पैठ बढ़ाई है, खासकर 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में। फिर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को यहां से उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। इस बैठक में करीब 3 घंटे तक गहन चर्चा हुई, जिसमें मेरठ और ब्रज प्रांत के आरएसएस के बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। भूपेंद्र चौधरी खुद जाट समुदाय से आते हैं और पश्चिमी यूपी से हैं, इसलिए उनकी भूमिका इस रणनीति में अहम मानी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने के लिए संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल का भी जोर दिया गया। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी से साफ है कि सरकार भी इस तैयारी में पूरी तरह साथ है। ये बैठक बीजेपी की लंबी रणनीति का हिस्सा है, जो आने वाले चुनाव में बीजेपी को मजबूत स्थिति में ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव है। किरण रिजिजू ने लगभग 1 घंटे तक अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी। ऐसा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक वोटों के लिए किया गया, पर चुनाव हार गए। और क्या कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की, वो आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। कि जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे, वो हृदय में भी बदलाव हो, पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे। ये मैं विश्वास के साथ आगे अपना बात रखना चाहता हूं। आखिरकार जिस बिल पर इतने दिनों से हंगामा बरपा हुआ था, पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई थी, वो बिल संसद के पटल पर रख दिया गया। जी हां, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इस विधेयक को लेकर विपक्ष की ओर से सरकार की मंशा पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में अपने संबोधन में साफ कर दिया कि वक्फ बोर्ड के प्रावधानों का किसी मस्जिद, मंदिर या धार्मिक स्थल के प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल संपत्ति प्रबंधन का मामला है। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है।
ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये भी कहा कि वक्फ विधेयक किसी भी धार्मिक व्यवस्था, किसी भी धार्मिक संस्था या किसी भी धार्मिक प्रथा में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। आर्टिकल 225(1) कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ऑल द पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट freely to profess, practice and propagate religion। सर, गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। अपने संबोधन के दौरान किरण रिजिजू ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 2013 में सिखों, हिंदुओं, पारसियों और अन्य लोग वक्फ बना सकते थे। ये बदलाव कांग्रेस ने 2013 में किया था। कांग्रेस ने बोर्ड को खास बनाया, शिया बोर्ड में सिर्फ शिया ही शामिल होंगे। एक धारा जोड़ी गई कि वक्फ का प्रभाव हर दूसरे कानून पर हावी होगा। सर, एक प्रावधान आया सेक्शन 108। उस सेक्शन 108 में ये लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है, इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। उसके बाद सर, मैं कुछ प्रोपोगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं। उससे पहले जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्फ पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते, तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। संसदीय कार्य मंत्री ने ये उम्मीद जताई कि हर कोई सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस विधेयक का समर्थन करेगा। पिछली बार जब हमने ये प्रस्तुत किए थे बिल को इस सदन में, तब भी मैंने कई बातें बताई थी। आज मैं उसको नहीं दोहराते हुए कुछ बातें मैं जोड़ूंगा, और मुझे अपना बात रखने के बाद सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे, वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आगे अपना बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये भी कहा कि आज हमारे देश में कुल वक्फ संपत्ति 4.9 लाख से बढ़कर 8.72 लाख हो गई है।
अगर इन 8,72,000 संपत्तियों का सही से प्रबंधन किया जाए तो इससे न केवल मुसलमानों का जीवन बेहतर होगा बल्कि पूरे देश की तकदीर भी बदल जाएगी। वहीं ये बिल पेश होने के दौरान विपक्ष कई बार हंगामा भी करते हुए नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया है। इसी कड़ी में लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं में खुशी जताई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ, जिसे लेकर बीजेपी इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। इस बिल के पेश होने की खुशी में लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आए। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और इस मौके को खास बनाया। उनका कहना है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए अहम कदम है। आज जो वक्फ संशोधन हुआ है वक्फ बिल में, निश्चित रूप से वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है और लगभग 1 करोड़ लोगों की राय लेकर के, सभी पार्टियों का मत लेकर के, सभी को साथ लेकर के इस बिल को लाया गया है और आम मुसलमान के लिए, गरीब मुसलमान के लिए, महिलाओं के लिए, सभी समाज के लिए, शियाओं के लिए, सुन्नियों के लिए, बोहराओं के लिए, सभी लोगों के लिए एक अच्छा बिल है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, तमाम दल वो भी आम मुसलमान को, गरीब मुसलमान को हक दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे पर राजनीति हो, हर मुद्दा जरूरी नहीं कि राजनीति के लिए बना हो। ये आम मुसलमान के लिए, गरीब मुसलमान के लिए, पिछड़े मुसलमानों के लिए और एक जो बात करते हैं पीडीए के हक के लिए भी है। तो निश्चित रूप से उनको साथ आना चाहिए और बिल पेश हुआ है तो ऐसे मैं इसको कह सकता हूं कि आज बहुत दिनों के बाद ऐसा एक बिल आया है जो समाज के आम लोगों तक उनकी मदद पहुंचाने का काम करेगा और जो वक्फ के नाम पर समाज को अलग करते थे या अपनी मनमानी चलाते थे, उनको इस लूट से कहीं ना कहीं वो समाज छूटेगा और गरीब मुसलमान को लाभ होगा। वहीं इस बिल को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा, विपक्ष मुसलमानों को अपना सिर्फ वोट बैंक समझती है। अभी तक जो कुरीतियां चल रही थी वक्फ की, मोदी जी की सरकार ने आज उसे साफ किया है। माफियाओं पे अब शिकंजा कसेगी जो वक्फ भू माफिया थे और जाहिर सी बात है अब आम गरीब मुसलमानों तक वक्फ के जो मामलात हैं वो पहुंचेंगे। उनके लिए कॉलेजेस, स्कूल, हॉस्पिटल, अदर की चीजें बनेंगी। तो जाहिर सी बात है जो गरीब मुसलमान हैं, यतीम मुसलमान हैं, मुसाफिर खाने बनेंगे, उन पे एजुकेशन के रास्ते खुलेंगे। तो जाहिर सी बात है आज का मुसलमान जो है वो खुशियां मना रहा है, इसलिए क्योंकि ये वक्फ बिल पेश हुआ है, ये वक्फ बिल पास हुआ है, इसलिए हम लोग खुशियां मना रहे हैं। वहीं इस बिल को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने खुशी मनाया, साथ ही पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। हम लोग बहुत खुश हैं जो बिल पेश हुआ है और ये मंजूरी भी इसे मिलेगी और जो विपक्ष हमेशा के मुस्लिमों को भटकाता हुआ चला आया है, इनकी भी सरकारें थी, ये काम इन्हें करना चाहिए था लेकिन इन लोगों ने नहीं किया और अब भाजपा सरकार कर रही है, मुस्लिमों के हित की बात कर रही है। मुस्लिमों के हित में अगर कोई सरकार काम कर रही है तो भाजपा सरकार काम कर रही है। जैसे कि मोदी जी ने हमेशा लगातार सौगात देते चले आए हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक हो गया और जो है सौगातें मोदी अभी ईद पे मुसलमानों को, बहनों को, सबको मिला। ये तीसरा समझ लीजिए सौगात हम लोगों को मिलेगा। जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? उनका काम है विरोध करना, क्योंकि ये हमेशा मुस्लिम को और जितने हैं उनको अपनी पैर की जूती हमेशा समझे हैं। ये कभी जो है उन्होंने उठने नहीं दिया मुसलमानों को उठने दिया है तो सिर्फ भाजपा सरकार ने उठने दिया है और भाजपा सरकार हमेशा मुस्लिमों की हित की बात करती है और हम समर्थन करते हैं इसका। और जो विपक्ष में जो बैठे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, इनको इससे सीख लेनी चाहिए कि भाजपा सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। लोकसभा में बिल पेश होने के बाद मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर है। वहीं लखनऊ में जश्न का माहौल है, लेकिन आगे क्या होगा ये वक्फ बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, संभल में पुलिस ने हालात पर काबू रखने के लिए सामान्य रूट मार्च किया। पुलिस फोर्स पूरी तरह सतर्क है और इलाके में शांति बनी हुई है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखें। संभल में पुलिस ने
हालात को सामान्य रखने के लिए रूट मार्च और फ्लैग मार्च का आयोजन किया। पुलिस फोर्स पूरी तरह चौकन्नी है और शांति का माहौल है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, जिससे कोई अफवाह ना फैले। संभल थाना क्षेत्र में लगातार फुट पेट्रोलिंग हो रही है, जिससे लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इन सब में फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, जैसे हम लगातार करते आए हैं, शासन का आदेश भी है शुरू से ही, तो उसको ही उसी के मद्देनजर फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सर कौन कौन सी पुलिस और फोर्स लगी है? आरएफ है, पीएससी है और सिविल पुलिस है, थाने का इतना फोर्स है, वो सब है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है, बताया। हाँ, सोशल मीडिया पे भी हर तरह से निगरानी की जा रही है। इलाके में सिविल पुलिस, पीएससी और आरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। ये सभी संभल थाने से तैनात किए गए हैं। सरकार ने शुरू से ही शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए और पुलिस उसी के मुताबिक काम भी कर रही है। संभल में सामान्य रूट मार्च किया गया था और आज सेक्टर जनरल व्यवस्था यहाँ लागू की गई है। फोर्स पूरी तरह सतर्क है, कहीं भी अशांति नहीं, पूरी तरह शांति है। और साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल सभी पोस्टों पर नजर रख रही है। यदि कोई भी विधि विरुद्ध पोस्ट पाया जाएगा या भड़काऊ पोस्ट पाया जाएगा तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। कौन सी फोर्स लगाई है? आज पीएससी, आरएफ और सिविल फोर्स सभी जगह लगाई है गई है एवं रूट मार्च कर रही है। संभल में सब कुछ शांतिपूर्ण है। पुलिस की सतर्कता और लगातार गश्त से इलाके में अमन बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।